सभी साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टोटल मेगा स्टार पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे आज हम मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए ये। और इसको समझने से पहले एक बार हम मांग के नियम के बारे में देखते हैं। मांग का नियम बताता है कि अन्य तत्वों के स्थिर रहते हुए जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा घट जाती है तथा कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो कीमत, किसी वस्तु की कीमत व मांग मात्रा के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, dx किसी वस्तु की मांग मात्रा ये प्रभावित करती है किसकी, px है, py, m और t। हमने देखा मांग फलन। मांग फलन किसी वस्तु की मांग मात्रा और इसको प्रभावित करने वाले तत्व। मांग फलन बताता है किसी वस्तु की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले तत्व या कारकों के बीच फलनात्मक संबंध की यह व्याख्या करता है। तो यहाँ पे मांग फलन यानी किसी वस्तु की मांग मात्रा यानी x वस्तु की मांग मात्रा इन सभी तत्वों के पर निर्भर करती है। यानी x वस्तु की मांग x वस्तु की कीमत पर निर्भर करेगी, अन्य वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करेगी, उपभोक्ता की आय और फैशन रुचि आदत, ये सारे के सारे किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ये हम देखना चाहते हैं कि किसी वस्तु की मांग मात्रा को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो x वस्तु की मांग मात्रा को ये सारे के सारे तत्व प्रभावित करते हैं, सारे के सारे कारक प्रभावित करेंगे। जैसे x वस्तु की कीमत, उस वस्तु की कीमत कितनी है जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जिस वस्तु को हम क्रय करना चाहते हैं उस वस्तु की कीमत कितनी है, सबसे पहले तो उसका प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, संबंधित वस्तुओं की कीमतों का भी x वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता की आय का भी x वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। फैशन रुचि आदत, ये सारे के सारे किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे मांग को निर्धारित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें हम वस्तु की स्वयं की कीमत। जैसे हम x वस्तु की बात कर रहे हैं तो x वस्तु की कीमत, वस्तु की स्वयं की कीमत, x वस्तु की कीमत x वस्तु की मांग मात्रा को निर्धारित करेगी या प्रभावित करेगी। नंबर 2, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, py, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं में हम 2 प्रकार की वस्तुओं की चर्चा करेंगे। संबंधित वस्तुओं में देखेंगे सबसे पहले पूरक वस्तु और फिर स्थानापन्न वस्तुओं की हम चर्चा करेंगे। नंबर 3 पे देखेंगे कि जो मांग को निर्धारित करने वाला कारक है, नंबर 3 पे उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय के अधिक होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है और आय के कम होने पर मांग मात्रा घट जाती है। इसके बाद नंबर 4 पे देखेंगे हम फैशन रुचि आदत का भी किसी भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। और लास्ट में भावी कीमतों में परिवर्तन की संभावना, आने वाले समय में किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। इनको डिटेल से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम वस्तु की स्वयं की कीमत किस तरह से मांग को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की कीमत। नंबर 1, यदि हम x वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं तो x वस्तु की कीमत उसको प्रभावित करेगी। x वस्तु की कीमत कितनी है।
वस्तु की स्वयं की कीमत। देखो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है उसी वस्तु की कीमत का प्रभाव उसकी मांग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम मार्कर की बात करें, इस मार्कर की मांग का प्रभाव सबसे ज़्यादा, इसकी मांग को कौन प्रभावित करेगा? इसकी कीमत, इस वस्तु की कीमत। तो यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग मात्रा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। हमने देखा मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घट जाती है और कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ेगी और कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घट जाएगी, यानी कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। और यही क्या है? मांग का नियम है। तो यहाँ पे हम स्वयं की किसी वस्तु की स्वयं की कीमत उसकी मांग को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसको देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए हम एक्स अक्ष पर ले रहे हैं, एक्स वस्तु की मांग मात्रा, और यहाँ पे ले रहे हैं एक्स वस्तु की कीमत। वाई अक्ष पर कीमत ले, वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर हम मांग मात्रा को दर्शाते हैं। और हमने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है किसी भी वस्तु की मांग पर, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस वस्तु की कीमत के अधिक होने पर मांग मात्रा घटेगी और कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ेगी। इन दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ पे जो हम मांग वक्र बनाएंगे, यानी डी वक्र जो बनेगा वो विपरीत संबंध को बताएगा, ऋणात्मक ढाल के रूप में इसको बनाएंगे हम। तो ये डी वक्र है। मान लीजिए सबसे पहले किसी वस्तु की जो कीमत है P1 है और संतुलन E1 पर निर्धारित होता है, और यहाँ पे जो मांग मात्रा है वो Q1 के बराबर। किसी वस्तु की कीमत OP1 कीमत पर कितनी इकाइयों की मांग हो रही है? वो Q1 इकाइयों की मांग होती है। अब मान लीजिए कि इस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। कीमत के बढ़ने पर क्या होगा? कीमत OP1 से बढ़कर के OP2 हो जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे कीमत में हमने वृद्धि की, कीमत में वृद्धि की तो संतुलन बना E2 पर, और यहाँ पे जो मांग मात्रा निर्धारित होगी वो पहले से कम हो जाएगी, मांग मात्रा घट जाएगी। कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घट जाती है। अब कीमत को हम कम करें, OP1 कीमत से कम करके हम OP3 करना चाहें, OP3 यानी कीमत को हमने घटाया, नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पे जो संतुलन बनेगा वो E3 पर बनेगा और मांग मात्रा पहले से ज़्यादा हो जाए। प्रारंभिक कीमत OP1 पर मांग मात्रा कितनी थी? OQ1 के बराबर। कीमत को हमने बढ़ाया, OP1 से बढ़ा करके कितना किया? OP2। तो मांग मात्रा OQ1 से घट करके OQ2 हो गई, कम हो गई मांग मात्रा। और कीमत को हमने OP1 से घटा करके OP3 किया, तो मांग मात्रा OQ1 से बढ़ करके OQ3 हो जाते हैं। यहाँ पे 2 की बजाय हम लिखेंगे 3, OQ3 हो जाती हैं। तो प्रारंभिक कीमत OP1 कीमत पर मांग मात्रा कितनी थी? OQ1 के बराबर। ये प्रारंभिक स्थिति है। OP1 कीमत पर मांग मात्रा OQ1 के बराबर है। अब कीमत को हमने बढ़ाया, कीमत को OP1 से बढ़ा करके कितना किया? OP2। कीमत में वृद्धि की हमने, कीमत को बढ़ा दिया, OP1 से OP2 किया, तो मांग मात्रा पहले से कम हो जाती। पहले कितनी थी? OQ1 थी, अब कितनी हो गई? OQ2। तो मांग मात्रा OQ2 यानी घट जाती है, कम हो जाती। कीमत को बढ़ाया, OP2 कीमत को OP2 किया, तो मांग मात्रा OQ2 हो गई, यानी पहले से कम हो गई।
यदि हम कीमत को कम करें, OP3 करें, कीमत को घटाया, पहले से कम कर दिया, पहले OP1 थी, अब कम किया, OP3 कर दिया, तो मांग मात्रा OQ3 हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्वयं की कीमत का प्रभाव हमने देखा डायग्राम के द्वारा। किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से पहला बिंदु हो गया हमारा, स्वयं की कीमत का प्रभाव इस तरह से पड़ता है, कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घट जाती है, और कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। ये पहला टॉपिक हो गया, यानी पहला बिंदु हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 2 देखेंगे हम, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत। दूसरा बिंदु है संबंधित वस्तुओं की कीमत। यानी हम PY की अन्य वस्तुओं की कीमत की बात करें, और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में हम 2 प्रकार की वस्तुओं की चर्चा करेंगे। हम संबंधित वस्तु या तो पूरक वस्तु हो सकती हैं, या फिर स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती हैं। नंबर 1 पे पूरक वस्तुएं, और इसके बाद देख सकते हैं हम स्थानापन्न। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका साथ साथ उपयोग होता है, यानी ऐसी 2 वस्तुएं जिनका साथ साथ उपयोग हो, तो ये कहलाएंगी पूरक वस्तुएं, यानी एक के बिना दूसरी वस्तु का उपयोग करना संभव नहीं हो। जैसे कार और पेट्रोल, कार का उपयोग पेट्रोल के बिना नहीं हो सकता, तो ये पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। यानी कार खरीदेंगे तो हमें पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, तो ये पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तु कौन कौन से हो गई? कार व पेट्रोल। इसके अलावा ले सकते हैं हम कार और पेट्रोल के अलावा पेन और स्याही। कार और पेट्रोल, पेन और स्याही ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग साथ साथ होता है, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की बात करें, स्थानापन्न वस्तुएं नाम से पता पड़ा, एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं, तो ये स्थानापन्न वस्तुएं कहलाते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं जब एक वस्तु के स्थान पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाए, तो ये कहलाएंगी स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय व कॉफ़ी। इसके अलावा देख सकते हैं हम चाय और कॉफ़ी, गुड़ और शक्कर। तो स्थानापन्न वस्तुएं जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो ये कहलाती हैं स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जब 2 वस्तुओं का साथ साथ उपयोग होता है, तो ये पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। पूरक वस्तुओं में देखा हमने कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। इसके बाद स्थानापन्न वस्तुएं जब एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का उपयोग करना संभव हो, तो ये कहलाएंगी स्थानापन्न वस्तु। जैसे हमने देखा चाय और कॉफ़ी, चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का उपयोग कर सकते हैं। गुड़ और शक्कर, गुड़ की जगह हम शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे चाय की कीमत बढ़ जाए तो हम कॉफ़ी का उपयोग करने लग जाएं, या कॉफ़ी की कीमत के बढ़ने पर हम चाय की मांग बढ़ा देते हैं, तो ये कहलाती हैं स्थानापन्न वस्तुएं। चाय की जगह कॉफ़ी या कॉफ़ी की जगह चाय। गुड़ और शक्कर, गुड़ के स्थान पर हम शक्कर का उपयोग कर सकते हैं, या शक्कर के स्थान पर हम गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्थानापन्न वस्तुएं हो गई। और
पूरक वस्तुएं हो गई, और इनको हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पूरक वस्तु, संबंधित वस्तुओं का प्रभाव भी किसी वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ता है, यानी मांग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर 1 यानी पूरक वस्तु। पूरक वस्तुओं में हमने देखा पूरक वस्तु कार व पेट्रोल, कार व पेट्रोल, पेन व स्याही। पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं कार व पेट्रोल, पेन और स्याही। जैसे हम देखें कि कार की कीमत का प्रभाव हम देखेंगे पेट्रोल की मांग पर। कार की कीमत का प्रभाव हम पेट्रोल की मांग पर देखें। जैसे मान लीजिए कार हम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी हमें खरीदना पड़ेगा। कार की कीमत बढ़ती है, कार की कीमत बढ़ती है तो क्या करेंगे, कार की मांग कम हो जाएगी। कार की कीमत के बढ़ने पर कार की मांग कम होगी, साथ साथ पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम कार खरीदेंगे ही नहीं तो पेट्रोल की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो कार की कीमत के बढ़ने पर पेट्रोल की मांग घट जाती है, और कार की कीमत के कम होने पर, कार की कीमत में गिरावट हो गई तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि कार की मांग बढ़ाएंगे तो साथ साथ पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम डायग्राम के द्वारा। वाई अक्ष पर लेंगे हम कार की कीमत, और यहाँ पेट्रोल की मांग। कार की कीमत एक्स अक्ष पर ले रहे हैं हम पेट्रोल की मांग मात्रा। इन दोनों के बीच कौन सा संबंध है, विपरीत संबंध है, क्योंकि कार की कीमत बढ़ेगी। कार की कीमत के बढ़ने पर पेट्रोल की मांग घट जाती है। क्यों? क्योंकि कार की कीमत में बढ़ोतरी होने पर उपभोक्ता कार को कम खरीदेगा, साथ साथ पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे विपरीत संबंध से बताएंगे इसको, यानी जो मांग वक्र होगा वो ऋणात्मक ढाल के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम कार की कीमत P1, कार की कीमत OP1 पर पेट्रोल की जो मांग होती है वो OQ1 के बराबर होती है। यदि कार की कीमत में वृद्धि होगी, कार की कीमत OP1 से बढ़कर के OP2 हो जाए, तो यहाँ पे पेट्रोल की मांग मात्रा में गिरावट हो जाएगी, यानी कमी आएगी। तो ये हो गई पूरक वस्तुओं से संबंधित, यानी पूरक वस्तु का किसी वस्तु की मांग पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे कार और पेट्रोल का हमने उदाहरण लिया। कार की कीमत में वृद्धि या कमी का प्रभाव हम देख रहे हैं पेट्रोल की मांग पर। कार की कीमत में वृद्धि की, पेट्रोल की मांग कम हो गई, और कार की कीमत के कम होने पर पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरक वस्तुओं का प्रभाव हमने देखा। और अब देखेंगे हम नंबर 2 यानी स्थानापन्न वस्तुओं की हम चर्चा करेंगे। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो एक वस्तु के स्थान पर, यानी एक के स्थान पर जब हम दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं तो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। तो बी पर देखेंगे हम स्थानापन्न।
और स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण हमने देखा था, एक के स्थान पर दूसरे, यानी चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे उदाहरण होगा चाय व कॉफ़ी। इसके अलावा देख सकते हैं पेन और स्याही। तो यहाँ पे स्थानापन्न वस्तुओं में हम एग्जाम्पल लेते हैं चाय और कॉफ़ी। यानी चाय की कीमत का प्रभाव हम देखेंगे कॉफ़ी की मांग पर, या फिर कॉफ़ी की कीमत का प्रभाव हम देखें चाय की मांग पर। तो यहाँ पे एक वस्तु की कीमत है कि एक वस्तु की कीमत लेंगे और यहाँ पे इसकी मांग लेंगे। तो जैसे जब हम देखते हैं कि चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है, चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। या फिर कॉफ़ी की कीमत के बढ़ने पर किसकी मांग करते हैं, वो चाय की मांग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यदि इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसकी कीमत में वृद्धि करेंगे तो मांग बढ़ेगी इसकी, और इसकी कीमत में कमी आएगी, इसकी कीमत में कमी आएगी तो इसकी मांग मात्रा घट जाएगी। तो इनमें कौन सा संबंध हुआ, सीधा संबंध। कीमत को बढ़ाया, इसकी मांग मात्रा में वृद्धि हुई, कीमत को कम किया, इसकी मांग मात्रा में गिरावट यानी कमी आई। तो स्थानापन्न वस्तुओं में जो प्रभाव होता है वो सीधा होता है, पूरक वस्तुओं में प्रभाव देखा जाता है विपरीत। ठीक है, तो इसके प्रभाव को देखेंगे यहाँ पे हम डायग्राम के द्वारा। कॉफ़ी की कीमत ले लेता हूँ मैं, कीमत को वाई एक्स पर ले रहे हैं, कॉफ़ी की कीमत, और यहाँ पे चाय की मांग मात्रा। कॉफ़ी की कीमत, चाय की मांग मात्रा, और हमने देखा कि इनमें कौन सा संबंध होता है, सीधा या धनात्मक। चाय की कीमत बढ़ेगी या फिर कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग मात्रा बढ़ जाएगी, और कॉफ़ी की कीमत में कमी होने पर चाय की मांग मात्रा घट जाएगी। तो यहाँ पे हम सीधे संबंध से बताएंगे इसको, यानी धनात्मक संबंध पाया जाता है। कॉफ़ी की कीमत और चाय की मांग मात्रा के मध्य सीधा या धनात्मक संबंध। तो यहाँ पे इस तरह से हम डी वक्र जो होगा हमारा वो धनात्मक ढाल के रूप में होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम बात करें, कॉफ़ी की कीमत मान लीजिए P1 थी, संतुलन प्राप्त हो रहा था E1 पर, और मांग मात्रा कितने के बराबर थी, OQ1 के बराबर। OP1 कीमत पर, OP1 कीमत किसके, कॉफ़ी की कीमत OP1 पर चाय की मांग मात्रा कितनी हो रही थी, OQ1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की कीमत को बढ़ाते हैं। कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है यानी OP1 से कितनी हो जाती है, OP2। OP1 से बढ़ करके क्या हो रही है, OP2। तो यहाँ पे देखिए संतुलन E2 पर आया, तो चाय की मांग मात्रा बढ़ गई। कॉफ़ी की कीमत को बढ़ाया, चाय की मांग मात्रा बढ़ गई। यदि हम कॉफ़ी की कीमत में गिरावट करें, कमी करें, P3 कर दें, तो फिर यहाँ पे चाय की जो मांग मात्रा है वो भी घट जाएगी। कॉफ़ी की कीमत में कमी होने पर चाय की मांग मात्रा घट जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी सस्ती हो जाएगी तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीना पसंद करेंगे। चाय पीने वाले भी क्या पीने लग जाएंगे, कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में चाय की मांग मात्रा घट जाए। ठीक, तो ये हो गया स्थानापन्न वस्तुओं से संबंधित हमारा ये। और अब देखेंगे नंबर 3 पे उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय का प्रभाव देखेंगे अब हम। किसी भी वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की आय का प्रभाव भी पड़ता है। उपभोक्ता की आय, नंबर 3,
उपभोक्ता की आय, मनी, इनकम। किसी भी वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की आय का भी मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु की, या फिर ऐसे कहें, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो वो सामान्य वस्तुओं की अधिक मांग करता है। यानी आय के बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग मात्रा बढ़ जाती है और आय के कम होने पर सामान्य वस्तुओं की मांग घट जाती है। जब कोई व्यक्ति 20,000 रुपये से 40,000 रुपये कमाने लग जाता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, पहले से ज़्यादा वस्तुओं की मांग करता है, पहले से ज़्यादा वस्तुएं खरीदता है। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले 20,000 रुपये कमा रहा था लेकिन वर्तमान में वो 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, पहले की तुलना में वो मांग मात्रा को घटा देगा क्योंकि उसकी आय कम हो गई। तो आय के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है, आय के कम होने पर मांग मात्रा घटेगी, आय के बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ेगी और आय के कम होने पर मांग मात्रा घट जाएगी। तो इनके बीच में कौन सा संबंध, सीधा संबंध होता है। किसी वस्तु की मांग मात्रा और आय के मध्य सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और आय के कम होने पर सामान्य वस्तुओं की मांग घट जाती है। तो यहाँ पे भी संबंध कौन सा होगा, सीधा संबंध पाया जाएगा। तो इसको भी हम डायग्राम से देख सकते हैं। वाई अक्ष पर लेंगे हम आय, उपभोक्ता की आय, और यहाँ पे मांग मात्रा, किसी वस्तु की मांग मात्रा और आय के मध्य हम संबंध देख रहे हैं। कौन सा संबंध होगा, सीधा या धनात्मक। क्योंकि हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग मात्रा बढ़ जाती है, यानी वो ज़्यादा वस्तुएं क्रय करता है, और आय के कम होने पर सामान्य वस्तुओं की मांग घट जाती है क्योंकि वो पहले की तुलना में कम वस्तुओं से काम चलाता है। आय के कम होने पर मांग मात्रा घटेगी और आय में वृद्धि होने पर मांग मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये इसमें कौन सा संबंध पाया जाएगा, सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये डी वक्र इस तरह से बनेगा। उपभोक्ता की आय मान लीजिए M1 थी, उपभोक्ता की आय M1 संतुलन A1 पर आ रहा था। कितनी इकाइयों की मांग हो रही थी, OQ1 के बराबर। जब उपभोक्ता OM1 के बराबर कमा रहा था, यानी इनकम कितनी थी, OM1 के बराबर थी, तो वो OQ1 मांग मात्रा की मांग कर रहा था। तो यहाँ पे किसी वस्तु की मांग मात्रा कितनी थी, OQ1 के बराबर। जब उपभोक्ता इतने इनकम यानी उपभोक्ता की आय OM1 के बराबर थी तो मांग मात्रा OQ1 के बराबर थी। अब आय में वृद्धि होती है, आय बढ़ जाती है, पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, OM1 से बढ़ कर के OM2 हो जाए। OM1 से बढ़कर उपभोक्ता की आय हो गई OM2, और ऐसी स्थिति में जो संतुलन होगा E2 पर होगा। और देखिए यहाँ पे जो मांग मात्रा है वो पहले से बढ़ जाती है और आय के कम होने पर मांग मात्रा घट जाएगी। जैसे मान लीजिए आय कम होगी तो नीचे है, OM1 से नीचे आएंगे हम 3 पर, आय में कमी यानी गिरावट, तो मांग मात्रा में भी गिरावट हो जाती है, पहले की तुलना में मांग मात्रा भी घट जाती है। तो प्रारंभिक उपभोक्ता की जो प्रारंभिक आय थी OM1, जब उपभोक्ता OM1 के बराबर पैसे कमा रहा था, इनकम थी उसकी कितनी, OM1 के बराबर, तो ऐसी स्थिति में मांग मात्रा, किसी वस्तु की मांग मात्रा यानी कितनी इकाइयों की मांग कर रहा था वो, OQ1 इकाइयों की मांग कर रहा था। OM1 आय पर ये आय
OM1I पर मांग कितनी थी? OQ1। अब I में वृद्धि होती है, I हो जाती है OM2। I के बढ़ने पर I में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, यानी वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा, पहले की तुलना में ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि उसके आय में बढ़ोतरी हो गई है। तो यहाँ पे जब आय OM1 से बढ़कर के OM2 होती हैं तो मांग मात्रा OQ1 से बढ़कर के OQ2 हो जाती है, यानी मांग मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। और जब उपभोक्ता की आय OM1 से घटकर कमी होती है, आय में गिरावट होती है, तो फिर वो पहले की तुलना में कम वस्तुओं की मांग करेगा, तो मांग मात्रा भी कितनी हो जाती है? OQ3 यानी घट जाती है। तो आय के बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है और आय के कम होने पर मांग मात्रा घट जाती है। तो ये हमने देखा उपभोक्ता की आय का प्रभाव किसी भी वस्तु की मांग पर सीधा संबंध होता है। आय के बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ेगी और आय के कम होने पर मांग मात्रा घट जाती है। और अब देखेंगे हम नंबर 4 पे, फैशन, रुचि, आदत। किसी भी वस्तु की मांग को फैशन, रुचि व आदत भी प्रभावित करते हैं। फैशन, रुचि व आदत, नंबर 4। किसी भी वस्तु की मांग पर फैशन, रुचि व आदत का भी प्रभाव पड़ता है। जब कभी किसी विशेष फैशन का प्रचलन होता है तो किसी वस्तु की मांग मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। जब कोई विशेष वस्तु का प्रचलन होता है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। तो फैशन, रुचि व आदत भी मांग मात्रा को प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो फैशन, रुचि व आदत भी किसी भी वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करता है। फैशन की स्थिति में मांग मात्रा बढ़ जाएगी और जब किसी विशेष वस्तु की फैशन या का प्रचलन नहीं होगा तो उसकी मांग मात्रा घट जाएगी। कोई नई फैशन या नई वस्तु का प्रचलन आता है तो लोग उसका ज़्यादा, यानी लोग ज़्यादा वस्तुओं का क्रय करते हैं, ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं। और जब किसी वस्तु की फैशन ख़त्म हो जाती है या अंत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग में गिरावट हो जाती है। तो नई वस्तु, जब बाज़ार में नई वस्तु आती हैं तो लोग उस वस्तु का ज़्यादा क्रय करते हैं और जब धीरे धीरे वो पुरानी हो जाती है तो उसको खरीदना कम कर देते हैं। तो ये फैशन, रुचि व आदत का भी प्रभाव पड़ता है। और नंबर 5 पे देखें हम, भावी कीमतों में परिवर्तन। भावी कीमतों में परिवर्तन की संभावना। भावी कीमतों में परिवर्तन की संभावना। आने वाले समय में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव भी वर्तमान में उस वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए, जब किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने की संभावना, आने वाले समय में यदि किसी वस्तु की कीमत में बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में यदि वो वस्तु महंगी होगी तो लोग आज उसका क्रय करेंगे, यानी अधिक वस्तुओं का क्रय कर लेंगे, यानी आज ही उस वस्तु का स्टॉक कर लेंगे क्योंकि आने वाले समय में उस वस्तु की कीमत में बढ़ने की संभावना है। जैसे मान लीजिए
आने वाले समय में पेट्रोल की कीमत के बढ़ने की संभावना है, तो लोग क्या करेंगे, आज पेट्रोल का स्टॉक बढ़ा देंगे, ज़्यादा पेट्रोल खरीदेंगे, वर्तमान में उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय में यदि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने की संभावना है, तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आज उसको खरीदना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में वो महंगी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसके स्टॉक को आज बढ़ा देंगे, तो भावी कीमतों का प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। या फिर ऐसे कहें कि यदि किसी वस्तु की कीमत के कम होने की संभावना, आने वाले समय में कोई वस्तु सस्ती होगी, सस्ती होने की संभावना है, तो आज वर्तमान में उस वस्तु की मांग को घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आने वाले समय में खरीदेंगे या बाद में खरीदेंगे तो उन्हें उसे सस्ती प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए कल पेट्रोल की कीमत कम होगी, तो आज हम क्या करेंगे, पेट्रोल की मांग को कम कर देंगे, यानी थोड़ा घटा देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, कल यानी सस्ती कीमत पर उसको खरीदना पसंद करेंगे। तो भावी कीमतों में परिवर्तन की संभावना भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यानी किसी वस्तु के बढ़ने की संभावना है, तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीमत के बढ़ने की संभावना है, तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग को बढ़ा देंगे, और कीमत के कम होने की संभावना है, तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग घट जाए। इसके अतिरिक्त हम बात करें नंबर 6 पे, मौसम का प्रभाव भी पड़ता है। मौसम, रीति रिवाज, है ना, मौसम भी किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। जैसे सर्दियों में स्वेटर की मांग बढ़ जाती है, ठीक, या कहें कि बरसात में छत्ते की मांग बढ़ा देते हैं, या फिर इस तरह से कहें गर्मियों में सूती वस्त्र की मांग बढ़ जाती है। तो मौसम भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, ठीक। तो ये सारे के सारे मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो कई बार पूछा जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं अगला पार्ट हम कल। ओके, थैंक यू।